मेरी एग्ज़ाम सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जो लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर 2024 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है या क्या होता है, तो बेसिकली दिमाग में रखिएगा सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट। एक नंबर का क्वेश्चन है, चाहे अति लघु में आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो याद रखिएगा अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अब अन्योन प्रेरण क्या है? वो क्या है कि किसी कुंडली में यदि हम धारा के मान को शुरू करते हैं, बंद करते हैं या परिवर्तित करते हैं, तो उसके समक्ष रखी दूसरी कुंडली में या उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और इस सिद्धांत पे कौन काम कर रहा है? ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा पे क्यों काम करता है? क्योंकि बेसिकली अन्योन प्रेरण अपने आप में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक तरीका है, एक काम है, स्वयं प्रेरण अन्योन प्रेरण। यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस बात में याद रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा में है क्या। अगर आप चेक करेंगे, ये चक्र, इस चक्र में यहाँ तक धारा की दिशा एक, फिर कम होनी शुरू हो गई, विपरीत दिशा में बढ़नी शुरू हो गई और फिर ये कम होनी शुरू हो गई। तो यहाँ तक एक बात यानी कि चुंबकित होगी, फिर विचुंबकित होगी, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित होगी और फिर विचुंबकित होगी। यानी कि यहाँ पे ये जो क्रोड है, उस क्रोड में प्राथमिक कुंडली की सहायता से क्या काम हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल रही है। और अगर ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं हो, माना दिष्ट धारा हो, तो क्या होगा? पहली बात तो दिष्ट धारा अन्योन प्रेरण सिद्धांत ही खत्म कर देती है, क्योंकि दिष्ट धारा के अंदर एक बार जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ उसके बाद वो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। एक बार धारा 0 से 5 एम्पियर हो गई तो 5 एम्पियर रहेगी, यानी कि क्या चीज़ हो गई? चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट हो गए। तो उस कुंडली से बद या उस फेरे से बद चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा ही नहीं। तो बहुविकल्प प्रश्न में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में क्या चीज नहीं होती? तो दिष्ट धारा का काम नहीं होता। इस प्रकार का भी एक बहुविकल्प आपको देखने को मिलेगा। अब ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। मैंने दोनों ही बना रखे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो बन गया उच्चाई ट्रांसफार्मर। और प्राथमिक में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीयक में फेरों की संख्या कम है, तो बन गया अपचाई ट्रांसफार्मर। यह है रचना। लेकिन होता क्या है? तो याद रखिएगा, ऊंचे विभव, ऊंचा विभव कौन सा? ऊंचे विभव निर्बल धारा को किस में बदल रहा है? निम्न विभव प्रबल धारा में, तो बन गया अपचाई। क्या है? ऊंचे विभव की प्रत्यावर्ती धारा यानी निर्बल धारा को, ऊंचा विभव है निर्बल धारा को निम्न विभव प्रबल धारा में बदल रहा है, तो अपचाई। और इसका विपरीत बोल देंगे, यानी निम्न विभव प्रबल धारा को ऊंचे विभव निर्बल धारा में बदल दे, यानी ये कन्वर्जन ऐसे आ जाए तो बात करेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर की। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। अब ट्रांसफार्मर की रचना में क्या है? आपके पास नर्म लोहे, नर्म लोहा क्यों? क्योंकि नर्म लोहन की धारणशीलता कैसी होती है? ज़्यादा होती है। तो क्या चीज़ करता है वो? सॉरी, धारणशीलता ज़्यादा नहीं, उसकी चुंबकशीलता ज़्यादा होती है, यानी कि वो चुंबकन विचुंबकन आसानी से होता है। क्या चीज़ होती है? चुंबकन विचुंबकन उसका आसानी से होता है नर्म लोहे की। तो वहाँ पर इस वजह से नर्म लोहे की क्या करते हैं, नर्म पत्तियों की अलग अलग पत्ती ले ली, उनको डॉक्टर वार्निश से जोड़ दिया, आयताकार रूप में है तो आयताकार क्रोड बन गया, गोलाकार रूप में है तो गोलाकार क्रोड बन गया। उसके ऊपर हमने क्या काम किया? यदि हम बात कर रहे हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर की, यानी उच्चाई ट्रांसफार्मर में देखिए पहले में क्या है, प्राथमिक कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या कम है तो मोटा तांबे का तार होगा, और प्राथमिक में मोटा तांबे का तार और द्वितीयक में पतला तांबे का तार। दोनों कुंडलियां एक दूसरे से पृथककृत होंगी और क्रोड से भी वो पृथककृत लपेटी जाती हैं।
तो रचना में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कम फेरे हैं तो मोटा तांबे का तार और ज़्यादा फेरे हैं तो पतला तांबे के तार का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रचना आपके पास क्लियर है। अब आपके पास पॉइंट क्या होता है कि कार्यविधि क्या है। कार्यविधि में आप समझें यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा एक चक्र में यहाँ तक ये चुंबकित हुआ, फिर भी चुंबकित, विपरीत दिशा में चुंबकित, फिर भी चुंबकित, यानी कि एक पूरे चक्र में 2 बार चुंबकन और 2 बार विचुंबकन हो रहा है। यानी कि विद्युत धारा चुंबकीय ऊर्जा में बदल गई, यानी विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल गई, यानी फ्लक्स परिवर्तन। और फ्लक्स परिवर्तन होने से द्युतक में क्या हो गया, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया द्युतक कुंडली में। तो आप देखिएगा EP बराबर NP डेल फाई बी बाई डेल टी और ES बराबर डेल फाई बी बाई डेल टी। NP क्या है, प्राथमिक में फेरों की संख्या, और NS क्या है, द्युतक में फेरों की संख्या। इन दोनों को अगर मैं ये कर दूं, इससे कट गया, इससे कट गया, तो EP अपॉन ES बराबर आ गया NP अपॉन NS, या उल्टा बोले ES अपॉन EP बराबर आ गया NS अपॉन NP। और यदि क्या हो, प्राथमिक में प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो, ऊर्जा का हर्ष कम हो, तो जो हमने वोल्टेज लगाई वो किसके बराबर है, EP के बराबर है। इसी प्रकार से जो विद्युत वाहक बल यहां प्रेरित हुआ वो किसके बराबर है, वो VS के बराबर है। इस वजह से ये VS अपॉन VP हो जाता है। फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैंने ये बात इसके इक्वल कैसे रखी। मैंने कहा प्राथमिक में लगाया गया क्या विभव EP के बराबर क्यों हुआ, उसके लिए शर्त है प्रतिरोध नग्न है, ऊर्जा का हर्ष 0 यानी नग्न है। तो आपके पास क्या हो गया, ये जो VP है वो EP के बराबर हो गया। और इसी प्रकार से जो प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न यहाँ हुआ वो VS के बराबर हो गया। इसलिए ES बराबर VS और EP बराबर VP। तो यहाँ पर और एक बात बता दें, NS अपॉन NP जो होता है अपने आप में परिणमन अनुपात कहलाता है। परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। R ग्रेटर देन 1 यानी NS ग्रेटर देन NP, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, और NS लेस देन NP अपचाई ट्रांसफार्मर। अब आपसे पूछा जाता है उच्चाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। तो रचना के हिसाब से तो एक बात बताई मैंने, प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली में तांबे के तार कैसे इस्तेमाल होने, फेरों की संख्या ज्यादा है तो क्या चीज कहेंगे, पतला तार, और फेरों की संख्या ज्यादा है तो कुंडली के उसमें प्राथमिक में हो चाहे वो द्वितीयक में हो तो कम है तो मोटा तार, एक अंतर। दूसरा, कुंडली में फेरों की संख्या के अनुसार से अंतर, यानी ऊंचाई में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ये दो अंतर लिखते ही आपका दोनों का अंतर क्लियर होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है, कितने प्रकार का होता है, कार्यविधि का वर्णन कीजिए और परिणमन अनुपात का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आराम से आपके सारे का सारा पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अब आप देखिए कि अगर फ्लक्स, यानी कहने का मतलब है कि जितना फ्लक्स क्रोड में है वो क्रोड से बाहर ना जाए, तो फ्लक्स हानि ना लें, तो हमारे पास 100% दक्षता, यानी कि निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति का जो अनुपात है वो ट्रांसफार्मर की दक्षता है, और परसेंटेज में व्यक्त करना है तो 100% में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, यानी निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुना 100%। तो ये दक्षता आ गई ट्रांसफार्मर की। और यहाँ पर हमें क्या पता है, Vp इंटू IP बराबर Vs इंटू IS, यानी P इन बराबर P आउट, यानी कि निर्गत शक्ति, ये निर्गत शक्ति है, ये निवेशी शक्ति है, एक दोनों के बराबर होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा कांस्टेंट रह रही है, यानी कि आपने शक्ति बढ़ा दी, एज ए एम्पलीफायर नहीं काम कर रहा। वो कैसे काम कर रहा है, अगर विभव बढ़ रहा है तो धारा कम हो गई और विभव घट रहा है तो धारा बढ़ गई। तो इस बात का दिमाग में याद रखिएगा। तो इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार को आप। अब देखिए इसके अंदर हानियां मैंने जगह लिख रखी हैं।
ताम्र हानि, फ्लक्स हानि, शैथिल्य हानि और भंवर धाराओं की हानि। देखिए भंवर धाराओं की हानि में क्या है कि हमने जो पटलित क्रोड बनाई है, यानी कि एक नरम पत्ती, दूसरी नरम पत्ती, तीसरी नरम पत्ती, उनको जोड़कर बनाई है, तो उन पत्तियों के बीच में क्या रह जाता है, वायु का एक गैप रह जाता है। इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो क्या होगी, धारा कम हो गई, तो भंवर धाराएं कम हो गई। भंवर धाराओं की वजह से जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है वो कम हो जाता है। इसलिए पटलित क्रोड का इस्तेमाल किसके लिए काम किया, भंवर धाराओं की हानि को कम करने के लिए। शैथिल्य हानि में क्या है, जो चुंबकन विचुंबकन हो रहा है, तो वो जो ऊर्जा है वो कैसा क्रोड से पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाती, तो वो जो पॉइंट है वहाँ पे जो हानि हो रही है वो शैथिल्य हानि के रूप में हो रही है। और हमने इसका इस्तेमाल नरम लोहे का लेके पटलित क्रोड को, यानी नरम लोहा लेने से हमने शैथिल्य हानि को कम कर लिया, क्योंकि उसका शैथिल्य जो लूप है यहाँ पर आप एक पढ़ेंगे, इस प्रकार से, यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये जो क्षेत्रफल है जितना कम होगा उतना ही आपका शैथिल्य हानि कम होगी। तो नरम लोहे के लिए होती है, तो शैथिल्य हानि के लिए। ताम्र हानि यानी तांबे का तार है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध के कारण जो ऊष्मा का रूप में क्षय हो रही है ऊर्जा, वो ताम्र हानि है। इसको दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज करते हैं या उसके चारों तरफ ठंडी हवा प्रवाहित करते हैं, जिसकी वजह से आप वो ऊष्मा को दूर कर पाते हैं। और फ्लक्स हानि मतलब यानी कि यहाँ पर जो युग्मन हुआ है, यानी कि जो कपलिंग हुई है वो प्रॉपर होती है, यानी कोई भी यहाँ पे फ्लक्स बाहर नहीं जा रहा है, यानी द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स का जो परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे के सापेक्ष जा रहा है, वो 100% ट्रांसफर हो रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा। तो इस तरीके से ये चार हानियाँ होती हैं। चारों हानियों को रोकने का तरीका क्या, वो मैंने बात बताई। अब क्वेश्चन छोटे छोटे आ गए। पटलित क्रोड क्यों ली, वो मैंने आपको क्लियर कर दी। नरम लोहा क्यों लिया, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पर जितने बनते हैं वो मिल गए। क्वेश्चन हानि के रूप में आए, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि क्या है और उपयोगिता क्या है। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की जो उपयोगिता है, अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो जहाँ पे भी आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं आप वहीं मस्ती ले सकते थे, उस बिजली का इस्तेमाल आप उसी जगह कर सकते थे। माना टिहरी बांध से आप यहाँ पर मुजफ्फरनगर में या मेरठ में या कर्नाटक में कहीं पे भी कहीं उत्पन्न हो रही है, उसको वहाँ लेके जा रही है उसको तो लेके नहीं जा सकते थे अगर हमारे पास क्या नहीं होता, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं होता। क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर ले जाने से जो रास्ते का शक्ति का हानि है वो हम क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। अगर ये ना होता तो हम क्या नहीं कर सकते थे, बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा उपयोगिता है ट्रांसफार्मर की। और प्रत्यावर्ती धारा का लाभ में भी यही बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा का दृश्य धारा के ऊपर लाभ क्या है, तो ट्रांसफार्मर काम करता है प्रत्यावर्ती धारा पे, तो वहाँ पर भी आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो आज जो मैंने बात बताई है उसके अंदर आपका ट्रांसफार्मर का मोटा मोटा थ्योरी है और ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। अगर परिणामन अनुपात कोई पूछ ले क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, देखिए NS द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणामन अनुपात कहते हैं।